नंबर 1। इस अंग्रेज की वजह से भारत हुआ था गुलाम। इस अंग्रेज को भारत का विजेता भी कहा जाता है। यह 1757 में प्लासी की लड़ाई के साथ आया। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में हुआ। भारत के इतिहास में राजा महाराजाओं की गौरवशाली कहानियों के साथ भारत का ब्रिटिशर्स द्वारा गुलाम रहना भी शामिल है। ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत के साथ ही ब्रिटिश राजराज की स्थापना हुई। यह रॉबर्ट क्लाइव नाम के शख्स ने की थी। रॉबर्ट क्लाइव को भारत का विजेता कहा जाता है। भारत में ब्रिटिश शासन कायम करने में इनकी अहम भूमिका रही। 1657 में प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का हराया था। रॉबर्ट क्लाइव ने इसी युद्ध में ही नवाब के सेनापति मीर जाफर को अपने साथ शामिल कर जीत हासिल की थी। जीत के बाद रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में ब्रिटिश कब्जे वाले क्षेत्रों का गवर्नर और कमांडर इन चीफ बनाया गया था। बाद में बंगाल का नवाब भी बनाया गया। नंबर 2, मुगलों का वो चापलूस जिसके कारण 200 साल तक गुलाम रहा इंडिया। भारत के इतिहास में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसकी वजह से हमारा देश कई सालों तक गुलाम रहा। आइए उस चापलूस के बारे में जानते हैं जिसकी वजह से भारत कई वर्षों तक गुलाम रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन विलियम हॉकिंस ने अंग्रेजों की भारत में जड़ें जमाने में अहम भूमिका निभाई थी। सूरत उस समय भारत का प्रमुख समुद्री व्यापार केंद्र था, जहां से मुगल साम्राज्य अन्य देशों के साथ व्यापार करते थे। कैप्टन विलियम हॉकिंस भी सूरत में अपनी व्यापारिक गतिविधियां स्थापित करना चाहता था, लेकिन इसके लिए मुगल बादशाह की अनुमति जरूरी थी। विलियम हॉकिंस ने अपनी फारसी और तुर्की भाषा से मुगल बादशाह जहांगीर को प्रभावित किया, जिसके कारण जहांगीर ने हॉकिंस को अपने दरबार में ही रोक लिया और उसे 400 सवारों का मनसबदार बना दिया। हॉकिंस ने 5 साल तक मुगलों की सेवा की, लेकिन अंदर ही अंदर वह ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए योजनाएं बनाता रहा। उसने जहांगीर से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री खोलने की अनुमति भी ले ली। 1616 में इंग्लैंड का राजदूत सर टॉमस रो भारत आया, जिसने नूरजहां और शाहजहां को कीमती तोहफे देकर प्रभावित किया। इसके बाद उसने जहांगीर से भारत में कंपनी की सेना लाने की अनुमति मांगी। एक मामूली व्यापारिक जहाज से भारत में दाखिल हुई ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे अपनी सेना और ताकत बढ़ाई। ये वही सेना थी जिसने आगे चलकर मुगलों को कमजोर किया और भारत को ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम बना दिया। नंबर 3, दुनिया की 7 सबसे महंगी पेंटिंग्स। कीमत जान नहीं होगा विश्वास। आज आपको बताते हैं दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग्स के बारे में, जिनकी कीमत अरबों में है। साल्वेटर मुंडी लियोनार्डो डा विंची की इस पेंटिंग में बने हैं यीशु मसीह, जिसे 15 नवंबर 2017 को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 450.3 करोड़ डॉलर में खरीदा लिया। इंटरचेंज। विलियम द कूनिंग की बनाई इस एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग को हेज फंड मैनेजर केनेथ सी ग्रीफन ने 300 मिलियन डॉलर में खरीदा। आर्ट कार्ड प्लेयर्स पॉल सीजैन की यह पेंटिंग फ्रेंच पोस्ट इंप्रेशनिस्ट की एक सीरीज का हिस्सा है। इसे साल 2011 में कतर के एक रॉयल परिवार ने 250 मिलियन डॉलर में खरीदा। नंबर 4, ईस्टर द्वीप। चिली प्रशांत महासागर में स्थित यह छोटा सुदूर ज्वालामुखी द्वीप अपनी पहाड़ियों और ताड़ के पेड़ों की हरियाली से भरा हुआ है, जो अपनी 900 विशाल अखंड मूर्तियों के लिए जाना जाता है। लगभग 900 साल पहले इस द्वीप पर पूर्वी पोलिनेशिया की रापा नुई सभ्यता रहती थी, जिन्होंने ज्वालामुखीय पत्थर को तराशकर मोई को उकेरा था, जो उनके पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये विशाल मूर्तियां थीं। जबकि हर कोई रापा नुई लोगों द्वारा उकेरे जा रहे विशाल सिर की अनगिनत मूर्तियों को समझता है, कोई नहीं जानता कि वे पत्थर के विशाल ब्लॉकों को कैसे ले जाने में कामयाब रहे। औसतन 13 फीट लंबे और प्रत्येक का वजन 14 टन था। द्वीप के चारों ओर अलग अलग औपचारिक संरचनाओं में। नंबर 5, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। विन राजवंश के सम्राट किन शी हुआंग के शासन के अंडर निर्मित ओरिजिनल वॉल को पूरा करने में लगभग 20 साल लगे थे। 21,196 किलोमीटर लंबी इस दीवार से आप चीन का खूबसूरत नजारा, पठार और चीन की खूबसूरती को देख सकते हैं। इस दीवार का निर्माण चीनी साम्राज्य को खानाबदोश समूहों के हमलों और आक्रमणों से बचाने के लिए किया गया था।
आपको शायद ये बात जानकर हैरानी हो, लेकिन इस संरचना को पृथ्वी पर सबसे लंबा कब्रिस्तान भी माना जाता है। इसे बनाने में 10 लाख से अधिक लोग मारे गए और पुरातत्वविदों ने दीवार के कुछ हिस्सों के नीचे दबे हुए मानव अवशेष पाए हैं। नंबर 6, अकबर के लिए हाथी घोड़े पर लदकर आती थी। बर्फ यूं होता था, गर्मी से बचने का मुगलिया जुगाड़। मुगलों ने भारत पर करीब 300 साल राज किया। वो यहीं के माहौल में रच बस गए थे। भारत के ज्यादातर इलाकों में अधिकतर समय मौसम गर्म रहता है, कहीं कहीं तो हद से ज्यादा गर्मी होती है। आज गर्मी से बचने के लिए कई तरह के साधन उपलब्ध हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि मुगल काल में बर्फ का जुगाड़ कैसे होता था? सबसे पहले हुमायूं ने हिमालय से बर्फ की सिल्लियां दिल्ली मंगानी शुरू की थीं। यही आदत अकबर को भी लगी। अकबर के लिए हाथी, घोड़े और सिपाही भेज हिमालय से बर्फ की सिल्लियां आगरा मंगवाई जाती थीं। इतनी दूर तक बर्फ आते आते बहुत ज्यादा पिघल जाती थी। मुगलों ने इसका भी जुगाड़ निकाल लिया। मुगल काल में बर्फ की सिल्लियों पर सॉल्ट पीटर मतलब कि पोटेशियम नाइट्रेट का छिड़काव कर दिया जाता था। कुछ मुगल तो सर्दियों में ही फलों का जूस हिमालय भेजकर उन्हें जमा देते थे, फिर गर्मियों में पीते थे। इस जुगाड़ से जब बर्फ हाथी घोड़ों पर लदकर हिमालय से चलती तो आगरा आते आते पिघलती तो थी, लेकिन बहुत कम मात्रा में। नंबर 7, भारत में सबसे पहले कब चली थी बस? वर्तमान में देश में यातायात के कई साधन मौजूद हैं, लेकिन इसमें से बस को सबसे ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। बस को आम आदमी की सवारी भी कहा जाता है, क्योंकि यह कम दाम पर मंजिल तक पहुंचाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में पहली बस सर्विस कब शुरू की गई थी और यह कहां से कहां तक चली थी? भारत में पहली बस 15 जुलाई 1926 को चली थी। यह महाराष्ट्र की मुंबई में चली थी। पहली बस सेवा कोलाबा से लेकर ज्योतिबा फुले मार्केट तक चली थी और उस समय इसका किराया 4 आने हुआ करता था। भारत में पहली बस सेवा बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग बेस्ट ने शुरू की थी। इतना ही नहीं, आजादी से पहले से ही भारत में 1937 में डबल डेकर बस सर्विस शुरू हुई थी, जिसमें यात्रियों के बस की छतों के ऊपर बैठने की व्यवस्था थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।